जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बात का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खबर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम नमस्ते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब स्टार्टिंग फ्रॉम इससे कि ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई है और उसमें हमने देखा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिसिंग थे। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन भी मिसिंग थे और अमेरिकी सदर ने पहले ही ब्रिक्स के ऊपर धमकी लगा दी कि मैं तुम पर 10% टैरिफ लगा दूंगा। अभी आई थिंक मीटिंग चल रही थी और अभी ब्राजील के ऊपर उन्होंने आई थिंक बड़े टैरिफ लगा दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। एक तो जरा इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा, और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो 9 दिन का ट्रिप है, कहा जा रहा है कि इट हैज नेवर हैपेंड दैट ही हैज स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर दिस सो लॉन्ग। What could be the reason why Prime Minister Modi was on this entire global south के ट्रिप पे? तो पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। सर। फिर सीमेंट की बात करेंगे। तो ब्रिक्स का ऐसा है, 6 और 7 जुलाई को उनका एनुअल कन्वेंशन था। इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास थी। अगले साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया में है। फिर तो इस वक्त अराउंड दिस टाइम इंडिया में होगा एनुअल समिट। तो अब 11 मेंबर्स बन गए हैं ना ब्रिक्स के अब पूरी तरह से, यानी BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर उसके अलावा जो नए मेंबर्स बने हैं, इथियोपिया, UAE, इंडोनेशिया इज़ द लेटेस्ट, इजिप्ट। तो सऊदी अरेबिया का कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो मेंबर है या नहीं। तो अगर आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो सऊदी अरेबिया का नाम होगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे जाएंगे तो दे डोंट से कि वी आर मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो ये हुआ है कि दे हैव बीन इनवाइटेड टू ब्रिक्स, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो उससे ये हो गया कि मेनी लीडिंग लाइट्स ऑफ ब्रिक्स वेर मिसिंग। तो फॉर एग्जांपल पुतिन तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने वीडियो से बात की, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ अब भी नहीं जा सके वो। और ब्राज़ील भी ICC का सिग्नेटरी है, तो ब्राज़ील पे ये रिक्वायरमेंट हो जाता कि वो इंटरनेशनल लॉ को ओबे करे और पुतिन को अरेस्ट कर ले। ब्राज़ील अमेरिका की तरह नहीं है कि वॉर क्रिमिनल को 3-3 बार व्हाइट हाउस में दावतें दे। मतलब नेतन्याहू इज वांटेड सिंस नवंबर की 11 या 12 तारीख से अरेस्ट वारंट उस पे इशू हुआ है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं होता है। वो जब चाहे जब आ रहे हैं, जा रहे हैं अमेरिका। हाँ, अलबत्ता अगर ममदानी जीत गए और वो मुंबई गए तो इंशाल्लाह वहाँ पे ही विल बी, न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पे ही विल बी अरेस्टेड। ये ममदानी का प्रॉमिस है। बट तो पुतिन नहीं आए, शी जिनपिंग नहीं आए। दिस वाज द मिस्ट्री, क्योंकि ये पहला ब्रिक्स है जो शी जिनपिंग हैज मिस्ड, और इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। इंडिया में काफ़ी थोड़ा बीच में अफवाह छिड़ा था कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट गया, शी जिनपिंग इज गॉन, बीमार है, ये है वो है। हालांकि उन दिनों शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात भी हुई है, सो ड्यूरिंग दोज डेज। बट शी जिनपिंग नहीं आए, ट्रंप पुतिन नहीं आए, सऊदी अरेबिया के MBS भी नहीं थे वहाँ पर, और इजिप्ट के CC भी नहीं थे। इजिप्ट भी नया मेंबर है। बट अनवर इब्राहिम, लूला और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा मौका था टू शाइन, क्योंकि वो ब्रिक्स के सबसे बड़े अब जो मतलब शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आए तो सबसे पावरफुल कंट्री तो इंडिया हो जाती ना उनके एब्सेंस में। सो ही हैड अ चांस टू शाइन। लेकिन बहुत ही मीक और मतलब इतना कमज़ोर हो गए हैं पिछले चंद महीनों से कि इंडिया इज़ नॉट लुकिंग एज इफ इंडिया इज स्टैंडिंग फॉर इंडिया। वो ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल का माउथपीस बन गया है। तो फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ब्लॉक किया कंडेमनेशन इसराइल का, तो यूनानिमस नहीं हो सका। तो वो बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाज इसराइल। फिर उसके जो ईरान पे हमला किया, फिर उसके बाद जो SCO के समिट में, तो फिर आपको पता है इंडिया के वजह से ही नहीं हुआ वो। अब फिर यहाँ पे भी उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की, लेकिन जो शेरपाज वगैरह थे दे हैड एन इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप गाजा को नहीं, मतलब ही हैड टू साइन इट सो द। और अब के जो स्टेटमेंट है ब्रिक्स का, वो पहले निकल गया कि अगर आप गाजा पे जिक्र नहीं करेंगे तो हम पहलगाम की भी बात नहीं करेंगे। So to get
तो पहलगाम का जो पैराग्राफ है अगर आप जाके देखें तो उसमें ही गॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट के पाकिस्तान का जिक्र नहीं है. सो ही गॉट एवरीथिंग, ही गॉट द वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी उसमें आ गया, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए. तो ये दो जो की वर्ड्स हैं उनकी नई पॉलिसी की, डॉक्ट्रिन की, जीरो टॉलरेंस, क्रॉस बॉर्डर, वो दोनों उसमें आ गए. लेकिन उसके बाद 4 पैराग्राफ्स है जो इसराइल को कंडेम करते हैं बाय नेम फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा. और फिर अमेरिका और इसराइल दोनों को कंडेम किया ईरान पे अटैक करने के लिए, लेकिन वहां पे नाम नहीं लिया. तो पूरे रेजोल्यूशन में ना अमेरिका का नाम है ना ट्रंप का नाम है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ्स को भी कंडेम किया गया. तो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आप कह सकते हैं कि 31 पेजेस में से 6 पेजेस इन्हीं को कंडेम करते हुए थी. तो मोदी फाउंड नो चॉइस, मतलब वो सिर्फ ये दो लफ्ज के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जीरो टॉलरेंस के लिए, उनको बहुत चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें घोल के पीना पड़ा उनको फॉर दैट स्टेटमेंट. दैट शोज दैट, मतलब मेरी रीडिंग ये है कि भाई इंडिया डिप्लोमेटिकली कमज़ोर हो गया है. कि इन द एब्सेंस ऑफ शी जिनपिंग एंड पुतिन, अगर इंडिया ब्रिक्स नहीं डोमिनेट कर सकता तो फिर आप क्या कर, राइट. इट इज सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेल रहा है, साउथ अफ्रीका भी नहीं खेल रहा है, और फिर भी आप टूर्नामेंट क्रिकेट का नहीं जीत रहे हो, तो फिर आप रिटायर हो जाना चाहिए ना. तो वैसी बात है. अब ये ब्रिक्स के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन, जिस दिन सेशन शुरू हुआ 6 के दिन ही उन्होंने तो ट्रूथ सोशल पे कह दिया कि मैं 10% लगा दूंगा. तो मैंने एक्चुअली अपने चैनल पे पूरा शो किया कल कि उसने बेसिकली इंडिया के खिलाफ 6 बम फेंक दिए डोनाल्ड ट्रंप ने. पहले पहले तो एप्पल को धमकी दी कि अगर इंडिया में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं तुम्हारी टैरिफ बढ़ा दूंगा आईफोन के ऊपर, और तो खत्म हो गया. तो आईफोन के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एप्पल को तंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप. दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फार्मेसी पे मैं 200% लगा दूंगा टैरिफ, जिसके वजह से इंडिया के लिए बहुत परेशानी है, बिकॉज इंडिया तकरीबन 8 से लेकर $10 बिलियन तक फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है. एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया वांट्स टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. ये लफ्ज 2-3 बार इस्तेमाल किया गया बाय इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तीसरी चीज ये है कि वो तो फार्मेसी पे, जो फार्मास्यूटिकल्स पे जो टैरिफ आएंगे वो 12 या 18 महीने के बाद आएंगे, लेकिन वो 200% कह रहे हैं. तीसरी चीज ये है कि कॉपर पे उन्होंने लगा दिया 50%, और इंडिया काफी कॉपर एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को. और चौथी चीज ये है कि यहाँ पर सेनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस की गई जो कहता है कि इंडिया पे नहीं, मतलब जो रशिया से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर 500% टैक्स लग जाएंगे. तो जो 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 खरीदने वाले जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाइना और इंडिया है. तो हमारे प्रोग्राम में जो मैं चला रहा हूँ, तो 2 दिन पहले मंडे को सेनेटर क्रिस्टोफर कून्स आए थे बात करने. वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सीनियर डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं. तो वो कह रहे थे कि वो बिल के 84 सेनेटर्स ने साइन अप किया, 100 में से 84 आर को स्पॉन्सर्स ऑफ दैट बिल. हालांकि लिंडजी ग्राहम इज द मेन ऑथर ऑफ द बिल. तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब ही वाज सेइंग कि वो बिल पास हो जाएगी. तो मैं, मतलब हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा तो कि ये हो जाएगा. हाँ हाँ, ही सेइंग कि लिंडजी ग्राहम की बर्थडे आने से पहले इट विल पास, क्योंकि ट्रंप ने कहा लेट्स मूव ऑन दिस बिल. लेकिन आई डोंट थिंक दैट बिल इज गोइंग टू गो एनी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आप इंडिया के नेगोशिएटर हैं तो आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना है, उनको चाहिए कि मेरा चैनल देखते रहे, मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देता हूँ उनको. हाँ, तो दे शुड हैव इमीडिएटली से कि भाई ये क्या बात है, मतलब हम आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से. अब अगर देखिए, अगर इंडिया पूरा नेगोशिएशंस हार जाता है तो सिर्फ 26% टैरिफ लगने वाला है इंडिया, राइट. डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैं 10% के नीचे नहीं जाऊंगा. तो ये जो सारा जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो समवेयर बिटवीन 10 and 26 दे आर गोइंग टू लैंड ना. हो सकता कि 15% पे या 12% या 20% पे दे आर गोइंग टू फॉल. तो अब वो 500 लगा है तो 520 हो जाएगा. सो लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इतना नेगोशिएशंस अगर आप धमकी दे रहे हैं, प्लस उस पे आप 10% ब्रिक्स का भी लगा दें. तो इट इज, और आई थिंक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रंप को सीरियस नहीं ले रही है.
ट्रंप ने कहा कि मैं ब्रिक्स के 10% लगा दूंगा टैरिफ्स। तो वो जो अगर आप जो टैरिफ जो इश्यू किए उसमें अगर आप जाके इंडोनेशिया को देखें तो इंडोनेशिया को अप्रैल की 2 तारीख को उन्होंने 32% टैरिफ लगाया था इंडोनेशिया पर, और अब जो लेटर गया उस पर भी 32% है। लेकिन इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो एटलीस्ट वो 42% तो होना चाहिए था ना। सो आई डोंट अंडरस्टैंड के व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इज इट अ धमकी या इट इज नॉट। फिर वो टैरिफ पे उन्होंने फिर दोबारा कहा कि डी डॉलराइजेशन का, आपने देखा वो बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें फिर डी डॉलराइजेशन की बात की, फिर ब्रिक्स की बात की। ही सीज ब्रिक्स नाउ एज एन एंटी अमेरिका फोर्स। मतलब इन्होंने बड़े बड़े बातें बहुत की है ना, मतलब ब्रिक्स के लीडर्स के हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट फेयर। तो बाइडेन के जैसे फुस लोग थोड़ी है इस एडमिनिस्ट्रेशन में ना, मतलब दे मे नॉट बी स्मार्ट बट दे आर नॉट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो डॉक्टर जयशंकर ने जाके पीट हेक्सेट से मुलाकात की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, आप जाके पीट हेक्सेट का ट्वीट पढ़ें। उस ट्वीट में उन्होंने कहा, आई वेलकम डॉक्टर जयशंकर, वी हैड ग्रेट टॉक्स अबाउट कीपिंग द एशिया पैसिफिक फ्री एंड ओपन। इंडो पैसिफिक नहीं लिखा उसने। अब आप डिसाइड कर लें कि ये या तो पीट हेक्सेट थोड़ा इडियट तो है ही ना भाई, मतलब ही इज नॉट रियली वेरी स्मार्ट, ज्यादा पढ़ता भी नहीं है, यू कैन टेल। लेकिन अगर उसने गलती से एशिया पैसिफिक लिख दिया तो उसका कोई वो पर्सनली थोड़ी लिखा होगा, वो उसका कोई असिस्टेंट ने तो किया होगा ना। दिस इज ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के अकाउंट से आया है, पर्सनल अकाउंट से नहीं आया। तो वाई, तो अब इंडिया में काफी स्पेकुलेशन चल रहा है कि क्या इंडिया को डाउनग्रेड करके वो इंडो पैसिफिक के बजाय एशिया पैसिफिक कह रहे हैं, जो पुराना लफ्ज था। और हालांकि जो इंडो पैसिफिक है वो इंडो इज नॉट इंडिया, इट इज इंडियन ओशन। यस, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन है, तो पूरा गैप है। बट डोनाल्ड ट्रंप जब 2017 में जो लफ्ज था वो एशिया पैसिफिक को जो उन्होंने इंडो पैसिफिक कहा था, ही वांटेड टू ऐड द इंडियन ओशन के जो साइड का चीज, मतलब दुबई से लेके मतलब बांग्लादेश तक आ जाते हैं ना वहां पर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, ऐसा लग रहा है कि किसी भी ब्रिक कंट्री के साथ अब डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात ठीक ठाक नहीं है। अगर आप देखते हैं जो यूक्रेन के साथ इन्होंने हरकत की, जब डोनाल्ड ट्रंप पीट हेक्सेट ने डिसाइड किया कि हथियार नहीं भेजना है तो हवाई जहाज रास्ते में टर्न हो गए, पता है आपको? दे वर टेकिंग वेपन्स टू यूक्रेन, वो पलट के वापस आ गए, सम ऑफ देम इन मिड एयर। उसके 2 दिन के बाद फिर उनको वापस लोड अप करके वापस भेज दिया। और अब इतना भयानक अटैक पे अटैक कर रहा है, वहाँ पेट्रियट मिसाइल्स के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं यूक्रेन में। अमेरिका 25% हो गया है पेट्रियट मिसाइल, इतने उन्होंने इसराइल को दिए हैं और यूक्रेन को दिए कि यहाँ पे स्टॉक खत्म हो जा रहा है। तो डिफेंस डिपार्टमेंट इज गेटिंग वरीड कि अगर आप कंटिन्यू करते रहे पेट्रियट मिसाइल्स, क्योंकि और कोई चीज ही नहीं है वहां पर, मतलब मेन हथियार जो अमेरिका से जा रहा है वो पेट्रियट मिसाइल्स है। अब दूसरा ड्रोन्स वगैरह अगर बेचें तो बेचें यूक्रेन को। सो आई थिंक ही इज, मतलब ही इज वेरी अपसेट विद ऑल। अगर रशिया के खिलाफ भी पलट गया है डोनाल्ड ट्रंप, तो चाइना के खिलाफ भी ही इज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्हें कह दिया कि अगस्त 1 तक मैं सस्पेंड कर रहा हूँ सबके टैरिफ्स एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना के ऊपर कल से लग गए जी। बिल्कुल। मोदी साहब की ट्रिप के बारे में क्या कहेंगे? इट्स सो लॉन्ग जो देखिए मोदी साहब की ट्रिप की ऐसा है कि वो फोटो देखिए आपने, उनको जो गाना में अवार्ड दे रहे थे, तो उस फोटो में ऐसा लग रहा था कि उनको कब्जा हो गया है। like he was not even smiling he didn't look happy। तो उनको खुद पता है कि ये क्या है, मतलब लाइक मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक अवार्ड मिला यहाँ कोने में पढ़ा हुआ है पिछले 2.5 साल से। हाँ, तो अब कल डे आफ्टर टुमारो मैं पूरों को दावत दे रहा हूँ, तो एक बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन होने वाला है मेरा घर, तो मेरी बेगम ने वार्निंग दी कि घर सफाई करो। तो मैं उसको देखा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो जमीन पे पड़ा हुआ है। बिकॉज अब नाउ आई रियलाइज कि अरे दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वो अगर हार्वर्ड से होता तो वहाँ जमीन पे नहीं पड़ा होता वो यहाँ पीछे लगा हुआ होता राइट।
तो मैं वो देखकर मुझे हंसी आ रही थी, बिकॉज आई सॉ दैट फोटोग्राफ। 1 घंटे बाद ये अवार्ड को मैं नोटिस किया कि ये जमीन पे जो पैकेट पड़ा हुआ है वो अवार्ड का है मेरा। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मोदी को क्या खुश हो गया कि गाना ने उनको अवार्ड दिया, किस लिए दिया? फॉर व्हाट डिड ही डू फॉर गाना? और ये सो ही इज रियलाइजिंग कि भाई ये जो मतलब तफरी उन्होंने की पुराने छोटे मोटे कंट्रीज की, ट्रिनिडाड में जाके उन्होंने बिहारी कोई रिलीजियस चीजें, तो वो बाज जो अनइन्फॉर्म्ड मोदी सपोर्टर्स है वो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, मोदी सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है, देखो उनको 27 मुल्कों से अवार्ड मिल गया है, किसी को नहीं मिला, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मिला, जो बाइडन को भी नहीं मिला, ओबामा को भी नहीं मिला, तो ये उनसे बहुत बड़े लीडर हो गए हैं। मतलब दैट इज द होल लॉजिक इसका। और आई थिंक इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ये सारी चीज़ें नेगोशिएट करती है। आपको याद है इससे पहले मेरे ख्याल से फिजी या पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर ने पाउंड छू लिए थे नरेंद्र मोदी के, याद है आपको? ट्रिनिडाड एंड नहीं, उसके थे वो जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो पापा न्यू गिनी। हाँ, पीएनजी वही पापा ने गिनी। तो इस तरह की चीजें वो करा रहे थे, मतलब लाइक फॉर व्हाट। तो वो इंडिया में लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह 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 वाह। तो क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडियंस भी कह रहे हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल्ड, कि मतलब यही कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर की जो जंग हुई है 100 घंटे की जंग इंडिया ने जीती, और डिप्लोमेसी की जो जंग हुई पाकिस्तान जीत गया उसके बाद। बिकॉज जैसा कि मतलब ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि शशि थरूर के आने के थोड़े दिन के बाद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत दे दी। दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इंडिया वांटेड। फिर वहां जाकर नेटो की समिट में फिर आसिम मुनीर की तारीफ कर दी। ये और बात है कि वो नाम याद नहीं आ रहा था उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, बट ही मेंट कि मैं द मैन इज ऑनरेबल, ये वो तारीफें कर दी। फिर इस तरह से कई चीजें हुई हैं, जैसा कि लोन्स वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह से। तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की एक्चुअली डिप्लोमेटिक लॉटरी लगी है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। सो दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग मोदी एंड हिज एस्टैब्लिशमेंट वेरी क्लियरली, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है कि देखो गाना से मेडल मिल गया, यू नो। सो इट इज़ लाइक दैट, बट आई थिंक ही इज़ फीलिंग द प्रेशर। और फिर इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, अब जो बड़ी चीज़ जो आ रही है नवंबर में वो बिहार का इलेक्शन है। सो बिहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। अगर वो बिहार हार जाएंगी बीजेपी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए इन दैट होल रीजन। फिर यूपी भी, क्योंकि 2000 जो 24 के इलेक्शन में थे, दे डिडंट डू वेल इन यूपी उतना जितना वो चाह रहे थे। तो 400 पार आपके पार वो जो बातें थी वो यूपी पे निर्भर थी और वो नहीं हो सका। तो जो इनका सबसे बड़ा जो गोल है कि भाई इंडिया की हुकूमत पे कब्जा हमेशा रहे बीजेपी का, and they have been using foreign policy as a domestic campaign। तो गाना का इंटरेस्ट कुछ पैदा ना हो, कुछ पैसे दे दिए होंगे, कुछ एड दे दिया होगा कि अवार्ड दे दें ताकि ये हम थोड़े लोगों को खुश कर दें कि वाह वाह। आई फाइंड इट वेरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि दीज कंट्रीज आर सो वल्नरेबल, दोज हु आर वेरी क्लोज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो एक दिन फैसला करते हैं कि नहीं हम आपके साथ ऐसे हैं, दूसरे दिन फैसला करते हैं हम आपके साथ ऐसे हैं, तो इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। और जैसे यूरोप तो फिर भी खड़ा हो गया, एक दूसरे के साथ मिल गए, उन्होंने कहा जी हम ईयू हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने क्या सोचा होगा कि हु टू होम विद इंडिया स्टैंड्स, क्योंकि चाइना के साथ वो नहीं है, रशिया के साथ भी वो नहीं है, मतलब करीब है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है। डोंट यू थिंक ये जो इनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी ये इट हैज बैकफायर्ड, और डू यू थिंक के फॉर अ मोमेंट इट इज शेकिंग बट लॉन्ग टर्म इंडिया को इसका फायदा होगा? देखिए, अगर इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती तो इतने चक्कर नहीं काटती है वाशिंगटन के। वाशिंगटन के इतने चक्कर काटने का मतलब ही ये है कि दे आर नॉट ऑटोनोमस, राइट। अगर आप ऑटोनॉमी चाहते हैं जैसा कि चाइना की है, शी जिनपिंग को कितने दावतें दी, नहीं आया। अब खुद ट्रम्प जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, राइट। दे आर सेइंग इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेलीगेशन एवर, ये वो कह रहे हैं।
बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज के वो इट्स लाइक सेइंग कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और फिर आप वो स्टेटिस्कोप लगा के फिर रहे हैं महल्ले में। तो इंडिया का वैसी हाल हो गया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक मेजर वर्ल्ड पावर बनूंगा। ये जो देखिए आपको नजर आ रही कि ये दुनिया मल्टीपोलर है। ब्रिक्स की धमकी देते आपने जो चाइना के पास से फुस किस्म का बयान आया, ईरान की इतनी इन्होंने धुलाई कर दी, राइट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप एशिया को ले लें। एशिया के 5 रीजन्स हैं, नॉर्दर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और द मिडल ईस्ट, राइट। तो सेंट्रल एशिया में तो चाइना का डोमिनेशन है रशिया के साथ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ईस्ट एशिया में भी चाइना का डोमिनेशन नॉर्थ कोरिया के साथ है, मंगोलिया वगैरह, उधर कुछ किसी की कुछ नहीं चलती। साउथ एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे यूएस और चाइना का भयानक कॉन्टेस्ट चल रहा है। ये सारा टेंशन वहीं पर है। ताइवान को ले लें, फिलीपींस को ले लें, जापान वगैरह। और साउथ एशिया में आप मुझे ये बताएं, हु इज द बॉस? मतलब इंडिया का जो बैकयार्ड है उसमें चाइना इज डोमिनेटिंग। देखिए, साउथ एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री इज इंडिया, बट द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री पाकिस्तान का। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में, अब सिर्फ चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके 3 क्लाइंट स्टेट्स और न्यूक्लियर पावर्स, रशिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। रशिया के साथ सेंट्रल एशिया डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान के साथ साउथ एशिया और कोरिया के साथ नॉर्दर्न एशिया। टेंशन सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का है। मिडल ईस्ट में ईरान वाज द चाइनीज प्रॉक्सी, और वहां पे धुलाई कर दी अमेरिका और इसराइल ने मिलके। उन्होंने ईरान की धुलाई नहीं की, उन्होंने रशिया चाइना की धुलाई की, क्योंकि इन्होंने चू नहीं किया। हजारों रॉकेट भिजा रहा है बेचारा ईरान रशिया को, हजारों ड्रोन भिजा रहा है। इन्होंने उनको चॉकलेट भी नहीं भिजाया मदद की तौर पे। एटलीस्ट ये गम च्युइंगम खा लो, रॉकेट लग रहे हैं तुम पर, थोड़ा कुछ नहीं दिया, खामोश बैठे रहे। आई मीन, लाइक व्हाट दे आर डूइंग दैट थिंग। चाइना एटलीस्ट सैंक्शंस तोड़ के तेल खरीद रहा है। 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो चाइना को जाता है, लेकिन डिस्काउंट पे जाता है। सो तो द यूएस इज डोमिनेटिंग वेस्टर्न एशिया। तो चाइना इज नॉट एज पावरफुल जितना लोग कह रहे हैं। एटलीस्ट इट इज नॉट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। हाँ, टैरिफ में उसने जरूर अमेरिका को पुश बैक किया, बट उस पर भी फाइनल सेटलमेंट देखो ना आप। 55% चाइना पे टैरिफ लगे हैं और अमेरिका पे कितने लगे हुए? 15%, 20% कुछ है। तो वहां पे भी 30% का एडवांटेज यूएस ने उठा लिया ना। और सो रशिया यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सक रहा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। जो इंडिया समझता है कि हम भी बॉस हैं, चाइना भी बॉस है, यूरोप भी बॉस है, यूरोप कुछ भी बॉस नहीं कर सक रहा है। तो डॉक्टर साहब, फिर आपको लगता है कि ये जब ये ग्लोबल साउथ की बातें होती हैं, ये सिर्फ खिलाया जा रहा है? दे आर बीइंग आस्क्ड कि बच्चों को खेलो, तुम इस दुनिया में जाओ, तुम लीडर हो, मैं देख रहा हूं तुम्हें, जाओ। इनको ग्लोबल साउथ का लीडर कौन कह रहा है? इनके अलावा और कौन कह रहा है? ये वो कहते हैं ना कि हम अब समझ कर। ये तो मोदी और जयशंकर ही कहते हैं ना। इनके अलावा और इनको कौन कह रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर? नोबडी इज सेइंग दैट। आप इनका वोटिंग पैटर्न जाके देख लें आप यूएन में। इंडिया का जो वोटिंग पैटर्न है यूएन का, इट इज नॉट लाइक ग्लोबल साउथ। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। लेट्स से कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ ब्लू कपड़े पहन के आया हुआ है और ग्लोबल साउथ हरे कपड़े पहन के आया हुआ है, और ग्लोबल साउथ के कैप्टन ऊदे कपड़े पहन के आ गए। ये क्या बात हुई? इफ यू आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, देन ड्रेस अप लाइक द ग्लोबल साउथ टीम ना। अगर आप कैप्टन है, आप ये ऊदे कपड़े क्यों गए? उनका वोटिंग पैटर्न देख के पूरा इसराइल की चमचागिरी कर रहे हैं। दे आर वोटिंग विद इसराइल, नॉट विद द ग्लोबल साउथ। अब जो लास्ट वोट जो हुआ ईरान के ऊपर, इंडिया वोटेड विथ अदर कंट्रीज। अभी भी एब्सटेन किया यूएन में। ही इज नॉट वोटिंग विद द ग्लोबल साउथ।
इंडिया का वोटिंग पैटर्न और साउथ अफ्रीका का, चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का जो वोट्स हैं यूएन में, वो देखें और इंडिया का देखें। ग्लोबल साउथ एक तरफ जा रही है, इंडिया एक तरफ जा रही है। सो हाउ आर दे द लीडर एंड द वॉइस ऑफ द वॉइस कैसा होगे भैया आप ग्लोबल साउथ की, क्योंकि आप बोल रहे हैं कुछ, साउथ कुछ बोल रहा है। सो आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या तो दे डोंट केयर या कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, कहीं रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही ना। आप एक काम करें, मतलब किसी उसमें जाएं, एआई टूल में, चैट जीपीटी वगैरह, ऐसे डू अ सर्च ऑन ग्लोबल साउथ एक्सक्लूडिंग इंडियन मीडिया, और देखिए फिर क्या निकलता है, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ द इंडिया आता है या नहीं। देन यू विल नो कि अरे दुनिया के मेजर न्यूज़पेपर्स में उनका जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा। आई डोंट थिंक द ग्लोबल साउथ सीज हिम एज द लीडर। जंग हो रही है गाजा में, ग्लोबल साउथ की ऐसी की तैसी कर रही है ग्लोबल नॉर्थ। दिस इज द क्विंटेसेंशियल ना, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। यहाँ पे ना असल झगड़ा जो चल रहा है, वहां पे इंडिया किसके साथ है? ग्लोबल साउथ के साथ है, नहीं ना, वो ग्लोबल नॉर्थ के साथ है। गुलेल तक नहीं भेजा गाजा के लिए, तो आप काहे के लीडर हो गए? सपोर्ट करो ना आप अपने, अगर इफ यू आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, सेव द पीपल ऑफ द ग्लोबल साउथ। जाके नेतन्याहू से कहिए दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। एक बार भी नहीं कहा मोदी ने, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, टू वैसे नेतन्याहू। ये बात तो सही है, उसने पुतिन को कहा था लेकिन नेतन्याहू को नहीं कहा। पुतिन को इसलिए कहा कि वो वहां चले गए थे तो डरे हुए थे ना कि वेस्ट छिड़ जाएगी, कि आप क्यों गए हुए मॉस्को। तो मैं मॉस्को गया, लेकिन उनको कह दिया। So that was a genius move, क्योंकि they must have found कि we have to say something which we can later say was critical of Russia, लेकिन ऐसा ना कहे कि रशिया चिढ़ जाए, right? Putin was not upset by that comment. मतलब उसको तो I don't know what you mean by this is not an era of war। आप खुद जंग कर दिए पाकिस्तान के ऊपर, not an era of war कहकर। so I find this thing very rubbish। मतलब पिछले 1.5-2 साल में आप कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी has become completely without ideas and without effectiveness। बेसिकली मेरा ख्याल है कि ज्यादातर वो जो उनसे पॉलिटिकल इंसेंटिव लेना चाहते हैं, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि हो सकता है वो बहुत अच्छे से चल रहा हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रोफाइल को बड़ा ऊपर कर देते हैं, और पॉलिटिकल इंसेंटिव, इलेक्टोरल इंसेंटिव लेने के चक्कर में वो चीज को थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद लोगों के को जो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है शायद वो ना हो। देखिए, इंडिया की इंपॉर्टेंस is unquestionable। It is the 4th biggest economy now, बड़ा population है, बड़ा market है। आइंदा 50-60 साल तक तो इंडिया is going to be economically very attractive to many countries जो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, right? तो so in that sense, and this has nothing to do with Modi। इंडिया में they want to say कि इंडिया सिर्फ मोदी के वजह से इंपॉर्टेंट है। मैं मजाक से कहता हूँ स्विच कर लें, इंडिया मोदी को बना दे न्यूजीलैंड का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और वहां के बंदे को यहाँ ला ले, फिर बताए मुझे न्यूजीलैंड कहाँ जाता है, राइट? हालांकि वो ऑलरेडी विकसित मुल्क है वो, लेकिन उसको आप लेके कहाँ जा सकते? कहीं नहीं जा सकते ना तो ज्योग्राफी है, ना डेमोग्राफी है, ना कुछ है न्यूजीलैंड के पास, राइट? सो दैट्स द पॉइंट। इंडिया का एक किस्म से थोड़े बहुत डक्स इन ए रो हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जैसा जा रहा है, demographic advantage भी हो रहा है। So in all of that sense, India, because of the sheer size, is doing well। It is not because के मोदी जाके गाना में अवार्ड ले रहे हैं या जाके भजन सुन रहे हैं ट्रिनिडाड में, उससे कुछ नहीं हो रहा। ना ट्रिनिडाड को कुछ फायदा हो रहा है, ना आपको कुछ फायदा हो रहा है उससे, you know। अब देखें आप, ये जो नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ चल रहे हैं, why is Modi not actually saying कि let's sit down with Donald Trump and solve this whole issue? दोस्त है ना आपके, इतने बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, तो आप बैठ के उनके आके मिल के गए ना फरवरी में। So why doesn't he just sit down with him? देखो नेतन्याहू 3 बार आके चला गया, तो आप भी आ जाते दूसरी बार, and then you solve the problem and it's done। नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा। एक आखिरी क्विक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि सीज फायर की पॉसिबिलिटी है गजा के अंदर? वहां पे बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, या क्या आपको लगता है कि इट्स टू अर्ली? 2 मीटिंग हुई नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में विद डोनाल्ड ट्रंप, और दोनों के बाद कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। सो द सीज फायर शुड हैव बीन अनाउंस्ड आफ्टर द फास्ट। विटकॉफ बार बार कह रहे हैं कि दे आर रेडी। अब ये कह रहे हैं कि इनका जो नया प्रपोजल आया है वो बहुत ही मतलब ईविल है। जो रफा के पास वो एक कंसंट्रेशन कैंप बनाना चाह रहे हैं 6 लाख फलस्तीनियों के लिए। जो भी आना चाहता है दे आर वेलकम। तो जो भूखे मर रहे वगैरह उनको खाना पानी दवा मिल जाएगी। तो अगर आप मजबूरन चले गए, लेकिन एक बार आप उस कैंप में चले गए आप बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी एन ओपन एयर प्रिजन, और फिर वहां से आपको रीलोकेशन के पेपर्स वगैरह तैयार हो जाएंगे। फिर वो जो 6 लाख लोग हैं उनको दूसरे दूसरे मुल्क पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालेंगे। अभी अफ्रीका से 5 प्रेसिडेंट्स आए हुए थे अमेरिका, तो जॉर्डन ने ना कह दिया, इजिप्ट ने ना कह दिया बहुत सख्ती से, दे आर नॉट विलिंग टू टेक द पैलेस्टीनियंस। तो वो कह रहे हैं कि इनको अफ्रीका में कहीं भेज दे या दूसरे मुल्कों में। इसराइल कह रहा है अमेरिका को तुम ले लो। तो अब वो सारे डिस्कशन जो चल रहे हैं इट्स नॉट हैप्पी। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ डील हो जाए, मतलब बाकायदा, बिकॉज हमने तो डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रंप की पोजीशन है वी हैव ओब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब कुछ खतरा नहीं है, लेट्स फिनिश दिस, लेट्स मूव ऑन। लेकिन ये ही वांट्स टू कीप इट ओपन नेतन्याहू, और चाह रहा है कि फ्रीक्वेंटली बार बार ईरान पे बमबारी करते रहे, जब तक वो पूरी तरह से सरेंडर ना कर देता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये बार बार अरे यहाँ पे ये है, अरे वहां पे वो है कहकर वो ही वांट्स टू कीप डूइंग दैट, एंड ट्रम्प डजंट वांट दैट। तो इस वजह से 2 मीटिंग के बावजूद कुछ अग्रीमेंट नहीं हुआ है यूएस और इनके पास। अब गाजा का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कुछ 20 हॉस्टेजेस रह गए, तो वो 20 हॉस्टेजेस तो वो छोड़ने के लिए तैयार हैं आधे भी सीज फायर के लिए, बट जो दूसरी कंडीशन है कि हमास शुड नॉट गवर्न गाजा, उसके लिए वो तैयार नहीं है। मतलब खुद खुद को बेसिकली जैसे हैं कि आप खुदकशी कर लीजिए एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट एंड से भाई वी विल स्टॉप, आप अपने आप को मार लें व्हाई विल हमास डू दैट। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और देखना अगर नेतन्याहू अगर 1-2 साल तक ये चलते रहा तो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन इतना पलट गया है, इतना पलट गया है इसके खिलाफ। आप खुल के मागा के लोग कह रहे हैं कि भाई हम अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, इसराइल फर्स्ट नहीं चाहिए। आप टक्कर कार्लसन को सुन लें, वो कह रहा है, स्टीव बैनन कह रहा है। फिर ये जो जेफरी एप्स्टीन की जो बात निकली है, दे आर सेइंग कि काश पटेल और पैम बॉन्डी इसलिए वो फाइलें रिलीज नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इसराइल की बदनामी हो और पोल खुल जाए कि वो इसराइल का मोसाद का एजेंट था। इस तरह की बातें चल रही हैं। एंड द सेम थिंग विद जेएफ कैनेडी की फाइल, उसमें तो इसराइल ने मारा कहते हैं, क्योंकि जेएफ कैनेडी वाज अगेंस्ट इसराइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो सोचिए आप अगर ये फाइलें ये खोलते हैं और फिर अमेरिका में लोग पढ़ के बोलेंगे कि अरे जेएफके को भी इसराइल मारा 1960 में, अभी भी ये मतलब इसराइली एजेंट आके हमारे लीडर्स को ब्लैकमेल करा रहा है, पेडोफिलिया फैला रहा है इस मुल्क में। सो देयर बी लॉट ऑफ एंटी सेमिटिक और एंटी इसराइली सेंटिमेंट बढ़ेगा, उसके बावजूद बढ़ रहा है। आप देखिए जो ममदानी का जो पॉपुलैरिटी चल रही है न्यूयॉर्क में ऑफ ऑल प्लेसेस, पता है अगर आप तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन को ले लें तो न्यूयॉर्क में ज्यादा यहूदी हैं बनिस्बत तेल अवीव के। तेल अवीव ग्रेटर तेल अवीव में ज्यादा है, 1.5 मिलियन हो जाता है। बट सो अगर वहां पे वो नहीं जीत ममदानी जीत सकता है, तो इट्स ए प्रीटी गुड चांस कि वो नेतन्याहू को भी जाके इसराइल में हरा दे सकता है ऑन दिस इश्यू। ये नहीं कि मतलब देर आर अदर लोग हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन ये खुल के बोलता है। बिल्कुल ठीक है।
लेट्स सी क्या निकलता है। ममदानी केस से भी क्या निकलता है, वो इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। और ट्रम्प तो बड़ा उनके खिलाफ ओपनली बात कर रहे हैं। $100 मिलियन जमा कर रहे हैं इसके खिलाफ, $100 मिलियन लगाने वाले हैं ये बिलियनियर्स उसको हराने के लिए। उनको चाहिए एक बंदा जो सेक्स मोलेस्टर हो और जो करप्ट बंदा हो, एंड्रू कुमो जो इन दो चीजों की वजह से वो अपनी गवर्नरशिप खोया था ना। 11 या 13 औरतें आई थी जिनको इसने मतलब बदतमीजियां की थी, सेक्सुअल हरासमेंट किया। एक नहीं, दो नहीं, 13 केसेस है या 11 केसेस है एंड्रू कुमो के खिलाफ। फिर उसने जो वो करप्शन कोविड के दौरान किया है, तो वो दो, उसके बावजूद दे वांट ए सेक्स मोलेस्टर क्योंकि ही इज प्रो इजराइल। बिल्कुल। जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। सर आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू।